चलिए गाइस, तो एक बार हम फिर आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ और चैप्टर हमारा वही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था पार्ट ए में कि यदि आपको नेशन इनकम समझना है तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे। तो हमने बात करी थी पिछले वीडियो में 5 कुछ हमने कॉन्सेप्ट समझे थे। कुछ कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, है ना, जो कि हमारे सामने पहला है कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलिए आज हम सीखते हैं कि ये क्या होती हैं, 4 टॉपिक के बारे में जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं और आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यदि आप ये समझ लेते हैं तो आपका नेशन इनकम बहुत आसान हो जाएगा, आप यूँ समझ लेंगे फिर तो, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पहले टॉपिक की जो कि है कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होती है? फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब पढ़ते हैं हम कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि कंज्यूमर यूज़ करता है। ऐसी गुड्स जो कि कंज्यूमर यूज़ करता है, वो कुछ भी हो सकती है, टेबल, फैन, बिस्किट, कुछ भी, एनीथिंग। जैसे मैं ये कपड़े यूज़ कर रहा हूँ तो ये क्या है, ये कंजप्शन गुड्स में आएंगी। सारी चीज़ें जो भी कंज्यूमर के द्वारा यूज़ की जाती हैं वो सारी क्या है, कंजप्शन गुड्स। तो फिर कैपिटल गुड्स क्या होती है? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको हम यूज़ करके और प्रोडक्शन करके, उनसे हम कोई ना कोई प्रोडक्शन करके और फिर उनसे अर्निंग करते हैं, कोई फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करके हम अर्निंग करते हैं। ऐसी गुड्स को हम कहलाते हैं कैपिटल गुड्स। जैसे कि मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ये सारी होती है हमारी कैपिटल गुड्स। मशीन हम यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और उससे सेल कर देते हैं, तो वो सारी कहलाती है हमारी कैपिटल गुड्स। समझ आया या कंफ्यूज हैं? आई थिंक सो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिनसे हम कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो कहलाती है हमारी कैपिटल गुड्स, जिससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। कंजप्शन गुड्स जो कि हम यूज़ करते हैं, कंज्यूमर यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम कंजप्शन गुड्स। क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। तो ये क्या होता है ग्रॉस, नेट और डेप्रिसिएशन? शायद आपने अकाउंट में भी पढ़ा होगा ग्रॉस, नेट और डेप्रिसिएशन। चलिए फिर भी हम समझ लेते हैं ग्रॉस क्या होता है। सपोज ग्रॉस का मतलब होता है कि ओवरऑल वैल्यू जो होती है आपकी, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका कहलाती है ग्रॉस वैल्यू। जैसे कि हम एक बात करें कि आपने एक बाइक परचेज करी 2019 में। कब परचेज करी? 2019 में, जिसकी कीमत थी 50,000 रुपीज़। कितनी थी? 50,000 रुपीज़। क्लियर हुआ? फिर आपने एक बाइक और परचेज करी जो कि थी 2020 में, जो आपने अभी एकदम बिल्कुल लेटेस्ट बाइक लेके आए हैं, है ना, प्लैटिना। ये थी आपकी 800 जो भी आती हो, ये प्लैटिना। इतने में तो इतना ही आएगी, प्लैटिना ही आएगी, है ना। तो आपने 2 बाइक परचेज करी हुई हैं, एक 2019 में और एक 2020 में, ठीक है। तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू काउंट होगी, जो कि आपने दोनों साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपका हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। कितना हो जाएगा गाइस? 1 लाख रुपीज़। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ होगा, ये आपका कहलाएगा क्रॉस वैल्यू। क्या कहलाएगी? ग्रॉस वैल्यू। समझ में आया? ये कहलाएगी आपकी ग्रॉस वैल्यू। ये हमारी ओवरऑल वैल्यू, है ना। अब बात करते हैं कि नेट वैल्यू क्या होती है। नेट वैल्यू मतलब कि एक्चुअल फिगर क्या है आपका, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना किया आपने।
तो अगर हम बात करें कि हमने 2019 में एक बाइक परचेज करी थी और एक 2020 में, तो उसकी कीमत तो 50,000 होगी। जो आपने अभी बाइक परचेज की है उसकी कीमत 50,000 होगी। लेकिन इस 2019 की बाइक की कीमत क्या आज भी आप 50,000 कैलकुलेट करोगे? अगर 2020 में हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या 50,000 ही उसको कैलकुलेट करेंगे? नहीं करेंगे। उसमें कुछ ना कुछ रिडक्शन होगा, क्योंकि हमने वो तो यूज़ करी है, नहीं भी करी है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें वैल्यू उसकी कुछ ना कुछ रिड्यूस होगी, जिसको बोलते हैं हम डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ऐसी मतलब जो कि हमारे एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस कर दे, वो कहलाता है हमारा डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो अगर हम इसमें कोई भी मान लो कुछ भी आप कितना परसेंट भी हम 10% इसमें डेप्रिशिएशन लगाते हैं, तो इसका कितना होगा 5,000 रुपीज़। कितना होगा 5,000 रुपीज़। क्लियर होगा इस? तो इसमें से हम अब इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट करेंगे हम 45,000। कितनी करेंगे 45,000। तो अब जो फिगर आएगा हमारे पास, अब जो हमारे पास फिगर आने वाला है वो कितना होगा 95,000, है ना? क्लियर होगा इस? कितना है हमारे पास 95,000। ये हमारा कहलाएगा नेट। क्या कहलाएगा ये हमारा? ये होगी हमारी नेट वैल्यू। तो इतना समझ में आया कि ग्रॉस, नेट और डेप्रिसिएशन क्या होता है ना? चलिए, तो अब बात करते हैं हम किसकी? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की। किसकी बात करते हैं हम? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। तो नेट इनडायरेक्ट समझने के पहले हमें समझना होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और सब्सिडीज क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स जो कि इनडायरेक्टली आपके ऊपर लगता है। ऑब्वियस सी बात है, जो इनडायरेक्ट दिया जाएगा वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, क्योंकि जैसे लाइक जीएसटी आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को तो भरते नहीं है, तो जीएसटी आपको इनडायरेक्टली देनी होती है गवर्नमेंट को। ऐसा तो होता नहीं कि आप शॉप पे जाएंगे, एक बिस्किट का पैकेट लेके आएंगे, भाई ये 8 रुपये का बिस्किट का पैकेट है और 2 रुपये आप ये टैक्स ले लो, जो 2 रुपये है इस पर टैक्स, वो आप जाके गवर्नमेंट को भर देना। ऐसा तो करते नहीं है, तो उसमें ही आपके इंक्लूड होता है, ऑल टैक्स आर इंक्लूडेड। तो वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपसे इनडायरेक्टली लिया जाता है, जिसका बर्डन हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आई? कुछ डायरेक्ट टैक्स होते हैं जैसे हमारे इनकम टैक्स, जो कि डायरेक्टली हमें पे करने होते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है फिर? चलिए समझते हैं, है ना? एक सिलेंडर की कीमत है 500 रुपीज़, जो कि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। इस सिलेंडर को बनाने की जो कीमत है वो है 500 रुपये। उस पे गवर्नमेंट ने 2 जीएसटी लगाया, कितना 300 रुपये। तो टोटल कीमत हो गई जो मार्केट में बेचा जाएगा, तो मार्केट प्राइस क्या होगा इसका 800 रुपीज़। कितना होगा 800 रुपीज़। चलिए 800 रुपीज़ इसका मार्केट प्राइस होगा। अब देखिए 800 रुपीज़ में इसको मार्केट में बेचा जाएगा, तो कुछ लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग, जरूरी नहीं कि सारे लोग इसको अफोर्ड कर लें। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि मोदी जी बड़े दयालु हैं, है ना, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो भाई हमारी गरीब जनता जो है, जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये सिलेंडर की कीमत बहुत महंगी लग रही है ना। तो उन्होंने क्या किया कि चलो, वो कहते हैं कि हम जो जीएसटी हमने 300 रुपये लगाई थी, उस पे हम 200 रुपये का छूट देते हैं। हम कितने देते हैं 200 रुपये की उन्होंने छूट दे दी कि भाई हमारी तरफ से सब्सिडी पे
इस पे सिलेंडर पे जो जीएसटी लगा था, टैक्स लगाया था हमने, उस पे हमने 200 रुपये छोड़ दिया आपके लिए, है ना। तो अब जो टैक्स लगेगा जो इस पे, वो कितना कहलाएगा, वो कहलाएगा 100 रुपीज़। जो आपका टैक्स होगा 200 माइनस होने के बाद इस पे जो टैक्स होगा वो कितना होगा, 100 रुपीज़। तो अब सिलेंडर की कीमत कितनी हो जाएगी, 600 रुपये। तो ये जीएसटी जो उस टाइम लगा था, अब इसको बोलेंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो वो निकलता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कि इस सिलेंडर पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना कैलकुलेट हुआ है, तो कितना होगा 100 रुपये। क्लियर हुआ। ये हमारा कहलाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हुआ, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होता है, चलिए हम पढ़ते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि वो नेट इनकम जो कि हमने अब्रॉड से अर्न करी है, वो नेट इनकम जो कि हमने अब्रॉड से क्या किया है, अर्न किया है, जिसको वो कहलाती है हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती है कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी इसमें आता है, जैसे कि इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं हम NFIA। तो अगर इसको निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फीफा। क्या बोलते हैं, फीफा। वो वर्ल्ड कप वाला फीफा नहीं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है फीफा। इससे नहीं बना हुआ है वो फीफा, है ना। माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको बोलते हैं फीटा। क्या बोलते हैं इसको हम, फीटा। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं फीफा माइनस फीटा। चलिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको क्या होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड, मतलब वो इनकम जो कि हमने अब्रॉड से अर्न करी है, दूसरी कंट्री से हमने इनकम अर्न करी है, या तो जॉब करके हमने अर्न करी है वहाँ पे, या फिर हमने कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे रेंट पे दी हुई है उससे हमने अर्न करी है, या कोई हमारा बिजनेस वहाँ पे चल रहा है उससे अर्न करी, किसी भी चीज़ से आपने अर्न करी हो, वो कहलाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, किसी भी कंट्री से। और सेम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो हमने अदर कंट्रीज को इनकम दी हुई है, जो उन्होंने हमारे यहाँ से इनकम अर्न की हुई है थ्रू रेंट, सैलरी, बेजेस, प्रॉफिट, किसी भी चीज़ के थ्रू, जैसे हमने अर्न करी है वैसे ही उन्होंने हमारे यहाँ से अर्न करी है। तो हमने सपोज किया कि हमने जो वहाँ से अर्न करी है वो हमारी है 20,000, कितनी है 20,000, और उन्होंने जो हमारे यहाँ से अर्न करी है वो है 15,000, कितनी है 15,000। तो अब हम बोले कि हमने नेट कितना अर्न किया है, नेट जो हमने अर्न किया है, जैसे मैं आपको 20,000 रुपये दूँ और 15,000 आपसे ले लूँ, 20,000 आपने मेरे से कमाए और 15,000 रुपये मैंने आपसे कमाए, तो अब मैं पूछूं आपसे कि आपने टोटल कितने कमाए, तो आप ये नहीं कह सकते 20,000 रुपये कमाए, क्योंकि आपने 15,000 मुझे दिए भी हैं, तो आपके पास नेट कितना हुआ, कितना बचा 5,000 रुपीज़। हाँ, तो वो कहलाएगी हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि आपके पास है 5,000 रुपीज़ ओनली। ये कहलाएगा आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये ज़रूरी नहीं कि ये जो इनकम है ये हमेशा पॉजिटिव ही आए, ये हमेशा पॉजिटिव ही आए, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इट कैन बी
पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो। अभी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो कब होगा? पॉजिटिव तब होगी जब क्या करेंगे हमने वहाँ से अर्न जो इनकम की है वो ज़्यादा हो, अर्निंग इज़ मोर देन पेमेंट, तो कहलाएगी हमारी पॉजिटिव रहेगी। और जब हमने अर्न कम किया हो और पेमेंट ज़्यादा किया हो तो नेगेटिव, और जब दोनों ही हमारे इक्वल होंगे अर्निंग और पेमेंट तो कहलाएगा ज़ीरो। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा ये बेसिक्स टर्म थे जो कि आपके नेशन इनकम के लिए बहुत ज़रूरी है गाइस, तो इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी की कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी क्वेरीज हो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी करते रहना। अगर आपको और इस तरीके की वीडियोस चाहिए हैं एकदम सिंपलेस्ट वे में तो आप प्लीज़ शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।